Hi students, in last lecture we studied about the diffusion, evaporation, enthalpy of vaporization and the vapor pressure. So first we do the quick revision of these topics. तो सबसे पहले हमने डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा था। कहता है डिफ्यूज़न प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इंटरमिक्स होकर क्या बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सर सॉल्यूशन बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न प्रोसेस बोलते हैं, जिसको हमने एक एक्सपेरिमेंट के साथ एक्सप्लेन करा था। कहता है जब हम फ्यू ड्रॉप्स है ब्लू इंक के पानी के अंदर डालेंगे, फर्स्ट हमें शार्प बाउंड्री क्या होती है, ऑब्जर्व होती है इंक की पानी के अंदर। आफ्टर सम टाइम कहता है क्या होता है, वो बाउंड्री है वो डिसअपियर हो जाएगी। उस दौरान जो ब्लू कलर है वो पूरा पानी के अंदर क्या होता है, फैल जाता है। कहते हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड का वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है एज़ कम्पेरिजन टू गैस के, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इवेपोरेशन के बारे में। कहता है इवेपोरेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमने फैक्टर पढ़े थे कि कौन से फैक्टर के ऊपर रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिपेंड करता है, जिसमें हमने पढ़ा था टेम्परेचर, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, ऑल्सो सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था। कहते हैं जो सभी फैक्टर है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के बारे में कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी 1 मोल ऑफ गिवन लिक्विड को इवेपोरेट करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। उसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर के बारे में। कहता हम क्या करेंगे, जब क्लोज वेसल के अंदर इवेपोरेशन करवाते हैं उस दौरान कहता है स्टार्टिंग में क्या होता है, सिर्फ लिक्विड ही प्रेजेंट होता है एंड लिक्विड के ऊपर जो जगह होती है वो कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड होती है। जैसे जैसे कहता है जो इवेपोरेशन है वो स्टार्ट होगी, उस दौरान जो मॉलिक्यूल है लिक्विड की सरफेस से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे एंड जो लिक्विड का लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। कहता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एस्केप होते हैं लिक्विड की सरफेस से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे, उनको मूव करने के लिए सिर्फ लिमिटेड स्पेस ही क्या होती है, अवेलेबल होती है। एज अल्ट कहता है वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं या फिर कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे। कहता है उस दौरान जो स्लो मूविंग वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड की सरफेस के साथ जाके टकराएंगे एंड उस दौरान वो अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर लेते हैं, रिकैप्चर कर लेते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। कहता है ये जो हमारे पास रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है गैसियस फेस में क्या होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। कहता है फाइनली एक ऐसी स्टेज आती है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज, आज हम इस वेपर प्रेशर वाले टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहता है जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर क्या होता है, हमें लगता है कि वहाँ पे कोई भी चेंज है वो नहीं हो रही है, हमें लगता है वहाँ पे कोई भी पॉसिबल चेंजेस है वो नहीं हो रही है। कहता है उसका मतलब ये नहीं होता कि इवेपोरेशन वहाँ पे रुक जाती है। इनफैक्ट कहता है उस दौरान जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो लिक्विड से वेपर स्टेट में जाते हैं या फिर वेपर से लिक्विड स्टेट में आते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, बराबर के हो जाते हैं। एज अट कहता है उस दौरान जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी एंड इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कहते हैं जो कंडीशन होती है जब दो अपोजिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं, बराबर की स्पीड के साथ चलते हैं। कहते हैं जो मॉलिक्यूल वेपर फेस में होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे एज द इवेपोरेशन रीचेस से इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे कहते हैं इवेपोरेशन के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट पहुँच जाती है, उस दौरान जो कंसनट्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स की वेपर स्टेट के अंदर वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी एंड जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स गैसियस फेस में इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर लिक्विड की सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर बोलते हैं लिक्विड का। बट मोस्ट कॉमनली उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। जहाँ से वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या आ गई, दैट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, कि जो वेपर्स प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर लिक्विड की सरफेस के ऊपर किसी गिवन टेम्परेचर पे, उसको उसका क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। ऑल्सो इसको हम क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी बोल देते हैं। कहते हैं जो वेपर प्रेशर है वो एक करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है लिक्विड की किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर। कहता है ये अमाउंट ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड नहीं करती या फिर वेपर फेस के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करेगी। कहता है जो मैग्नीट्यूड होता है वेपर प्रेशर का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेनली दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका वेपर प्रेशर कितना होता है। कहते हैं जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो लिक्विड की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। मीन्स कहता है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में, उस दौरान जो उसके मॉलिक्यूल है वो आसानी से क्या हो जाएंगे, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो फिर कहता है जितनी आसानी से वेपर बनेंगे उतना जल्दी उसका जो इक्विलिब्रियम
वो अटेन हो जाएगा। एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड की सरफेस के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। मीन्स कहता है जितनी फास्टली वेपर बनेंगे उतना जो इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, हाई वैल्यू आएगी। देयरफॉर कहता है जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का वो हमें क्या इंडिकेट करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में कितनी फोर्सेस की स्ट्रेंथ है वो हमें बताएगा। जैसे कहता है हमने पहले पढ़ा है जो ईथर है एंड जो अल्कोहल है वो बड़ी फास्टली इवेपोरेट होते हैं एज़ कंपैरिजन टू वाटर के। हैंस कहता क्या होता है जो ईथर एंड अल्कोहल है उनके बीच में क्या होती है, हाई वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी बिकॉज उसके बीच में वीक फोर्सेस प्रेजेंट होती है वाटर के कंपैरेटिवली किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर। कहता है एक्चुअली ऐसे ही होता है, जो हाई वेपर प्रेशर है ईथर एंड अल्कोहल का वो शो होता है एज़ कंपैरिजन टू वाटर के। वो किस वजह से शो होता है, बिकॉज कहता है ईथर एंड अल्कोहल के अंदर वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है, जबकि कहता है वाटर के अंदर क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। कहता है लिक्विड का टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है वेपर प्रेशर के ऊपर। जैसे कहता है टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है उनके पास ज़्यादा कनेटिक एनर्जी आएगी, जितनी ज़्यादा कनेटिक एनर्जी आएगी उतना फास्टली वो लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे अपनी फोर्सेस को ब्रेक करके। जब वो कहता है जो कंसनट्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स की वेपर फेज के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगी, हैंस उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज बॉइलिंग। कहता है बॉइलिंग क्या होता है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है उसमें टेंडेंसी होती है वो लिक्विड से गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड उनकी टेंडेंसी को हम कैसे मेयर करते हैं, वेपर प्रेशर से मेयर करते हैं। कहता है वो इंक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहेगा। जब कहता है जो टेम्परेचर है लिक्विड का ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उस दौरान जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। अल्टीमेटली कहता है एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो क्या करता है, हवा के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। उस पॉइंट के ऊपर कहता है जो सिर्फ मॉलिक्यूल्स है वही सरफेस से एस्केप नहीं होते, बट सरफेस के अलावा कहता है जो बल्क में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। कहते हैं ये जो फिनोमिना उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर ये फिनोमिना चलता है उस टेम्परेचर को उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, दैट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर जाके लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। कहते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कहता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा उस दौरान कहता है जो लिक्विड है लिक्विड के वेपर बनने के लिए भी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, एज दैट उस दौरान जो उसका वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। कहता है हमारे पास क्या होता है, इट इज़ नेसेसरी टू हीट द लिक्विड टू हाई टेम्परेचर। अगर कहता है बाहर वाला हवा का प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उस दौरान जो लिक्विड है उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करना पड़ेगा ताकि उसके जो वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। जबकि कहते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा जैसे जैसे हम प्रेशर में चेंज लेके आते हैं अब लिक्विड में। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर क्या होता है, कहता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है, लो होता है। जितनी ऊंचाई के ऊपर जाते हैं उतना प्रेशर क्या होता रहता है, लेस होता रहता है। देयरफॉर कहता है जो लिक्विड है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर वो बॉयल हो जाते हैं, लो टेम्परेचर के ऊपर ही वो क्या हो जाएंगे, बॉइलिंग हो जाएंगे एज कंपेरिजन टू सी लेवल के। दस कहता है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर क्या होता है, जैसे शिमला क्या होता है, पहाड़ियाँ होती है वहाँ पे पहाड़ियाँ होने के कारण प्रेशर क्या होता है, लो होता है, जिसके कारण कहता है वहाँ पे जो पानी है वो लो टेम्परेचर के ऊपर ही क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा एज़ कंपैरिजन टू प्लेन एरिया लाइक जलंधर वाला प्लेन एरिया होने के कारण वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ पे पानी को बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। सिंस कहता है जो वाटर है वो लो टेम्परेचर के ऊपर बॉयल हो जाएगा पहाड़ियों के ऊपर। एंड जो प्रेशर कुकर है वो जोनली यूज़ करते हैं खाने को पकाने के लिए, बिकॉज प्रेशर कुकर में प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा एज वेल जो खाना है वो लो टेम्परेचर के ऊपर ही क्या हो जाता है, कुक हो जाता है। ऐसे कहता है जो हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल के अंदर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको स्टरलाइज करते हैं ऑटोक्लेव के अंदर, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का इंक्रीज़ हो जाएगा जब हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बाय यूजिंग वेट कवरिंग द वेंट।
जनरली कहता क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ज़्यादातर लिक्विड के, वो सिर्फ स्पेसिफाई उनको हम कैसे करते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। कहते हैं जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर जाके जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का किसके इक्वल हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उस टेम्परेचर को उसका क्या बोलेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर कहता है हमारे पास जो प्रेशर है वो 1 बार हो, उस दौरान जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं लिक्विड का। कहते हैं जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का, उसकी वैल्यू स्लाइटली लोअर होती है एज कम्पेरिजन टू नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के, बिकॉज कहता है जो 1 बार प्रेशर है वो स्लाइटली लेस होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेरेटिवली। कहता है ये जो वैल्यूज़ है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व से फाइंड आउट करते हैं। कहते हैं जो ब्रोकन हॉरिजॉन्टल लाइन आती है वो किसको कॉरस्पॉन्ड करती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कॉरस्पॉन्ड करती है। कहते हैं जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर जाके जो वेपर प्रेशर कर्व है वो क्रॉस कर देती है हॉरिजॉन्टल लाइन को, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे शो करा हुआ है, कहते हैं जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस वाली कहता है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जिस टेम्परेचर के ऊपर जाके ये कर्व्स है वो कट करती हैं, उसको उसका क्या बोलेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कहता है फिगर 37 में शो करा है कि जो वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व है वाटर की, वो क्या करती है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर क्रॉस करती है। जैसे कहता है हमें वाटर के केस में शो करा है कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो कर्व क्या कर देती है, क्रॉस कर देती है। एज अ रिजल्ट कहता है उसका जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट इज़ केल्विन की टर्म में कितना होगा, 373 केल्विन होगा। ऐसे कहता है जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 99.6 डिग्री सेल्सियस होती है। केल्विन की टर्म में 372.6 केल्विन होती है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, कि एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करने से बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आती है। कहता है जो लिक्विड है उसको हम किसी भी डिज़ायर्ड टेम्परेचर के ऊपर बॉयल कर सकते हैं उसके एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके। फॉर एग्जांपल कहते हैं जो लिक्विड है, लिक्विड को हम लो टेम्परेचर के ऊपर बॉयल कर सकते हैं एज़ कंपैरिजन टू उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के, जब हम उसके प्रेशर को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देंगे। ऐसे कहता है लिक्विड को हम उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से हाई टेम्परेचर के ऊपर भी बॉयल कर सकते हैं जब उसके एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। कहते हैं जी ऑब्जर्व हुआ है कि कुछ सब्सटेंसेस है वो डिकम्पोज हो जाते हैं अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। देयरफॉर कहता उनको हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके बॉइलिंग पॉइंट तक उनको हीट करने की ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। कहता उनको हम क्या कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं प्रेशर को डिक्रीज़ करके। कहते हैं ये जो प्रिंसिपल है वो यूज़ होता है जब हम क्या करते हैं, लेस स्टेबल लिक्विड को प्योरीफाई करते हैं डिस्टिलेशन के साथ अंडर रिड्यूस प्रेशर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलते हैं। कहते हैं एक चीज़ नोट करने वाली है, एक बार जो बॉइलिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो कांस्टेंट रहता है, चाहे कहता है उसको हम कॉन्टीन्यूसली हीट करते रहें। कॉन्टीन्यूसली हीट करने से भी एक बार जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगी उतने टाइम तक जितने टाइम तक पूरा का पूरा लिक्विड वेपराइज नहीं हो जाता। कहता है यहाँ से हमारे माइंड में एक क्यूरियस क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड रिमेन कांस्टेंट इवन दो हीटिंग इज कॉन्टिन्यूड। कहता है एक बार जब लिक्विड बॉयल होना शुरू कर देता है उसके बाद कॉन्टीन्यूसली हीट करने से भी उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज क्यों नहीं होता, वो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है। कहता है इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, जब कहता है लिक्विड को हम हीट करते हैं उस दौरान जो उसको हीट सप्लाई हुई है वो क्या करती है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उस हीट को कंज्यूम करके क्या होते हैं, अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक कर लेंगे। एज एल कहता है जो हीट एनर्जी है वो कहाँ पे कंपनसेट हो जाती है। कहता है जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ब्रेक करने में वो हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, यूज़ अप हो जाएगी। एज एल उस दौरान कहता है उसके मॉलिक्यूल में कोई भी किनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगी, जिसके कारण कहता है जो मॉलिक्यूल है उसकी किनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। जैसे हमें पता है कि किनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और कहता है किनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, दैट मीन्स जो टेम्परेचर है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देयरफॉर कहता है जो टेम्परेचर होता है लिक्विड का वो चेंज नहीं होता जितने टाइम तक जो पूरा लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ऑल्दो कहता है जो बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन है ये दोनों सिमिलर प्रोसेसेस होते हैं बट फिर भी इन दोनों के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। कहते हैं जो मेन पॉइंट है डिफरेंस इवेपोरेशन बॉइलिंग के बीच में वो हमें यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है।
दैट इज़ कहता है जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, वो सभी टेम्परेचर के ऊपर अपने आप इवेपोरेशन होती रहती है। जबकि कहता है जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग कहाँ पे होती है, सिर्फ फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ही बॉइलिंग होनी शुरू होती है, जिसको हम उसका क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सिर्फ कहता है लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही जाके उसकी बॉइलिंग होनी शुरू होगी, जिसके ऊपर जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तभी कहता है वो लिक्विड है बॉयल होना शुरू होते हैं। ऐसे सेकंड डिफरेंस क्या है, कहता है जो इवेपोरेशन है वो सिर्फ कहाँ पे होती है, लिक्विड की सरफेस के ऊपर इवेपोरेशन होती है। जबकि कहता है जो बॉइलिंग है, इवन कहता है जो सरफेस के बिलो लिक्विड है वहाँ पे भी बॉइलिंग क्या होती है, पॉसिबल होती है। मीन्स कहता है जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना भी होता है, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या होते हैं, लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।